अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट नदीम मलिक के साथ। मुस्लिम लीग की सियासत आजकल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसने पिछले 4 साल ये पोजीशन ली हुई थी कि काफ लीग के साथ जो लोग गए और जिन्होंने मुशर्रफ से इत्तेहाद किया उनकी हमारी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद गो पंजाब में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में हमें 47 MPs जो थे नून लीग के साथ जाते हुए नजर आए। उसके बाद जैसे ही अब सेनेट इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, मियाँ नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी हमें नजर आई। काफ लीग के वो तमाम अरकान माइनस चौधरी बरादरान जिन्होंने उनसे रब्ता किया माजी में या जिन्होंने नहीं भी रब्ता किया, वो अब उनके लिए नून लीग ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और बहुत से जो लोग ऐसे थे, फॉर एक हम उसकी मिसाल आपको दे सकते हैं, हम ख्याल ग्रुप ओपनली इन अलायंस है अब वो PMLN के साथ, जिसमें हुमायूं अख्तर खान और सलीम सैफुल्लाह साहब शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जैसे अरबाब गुलाम रहीम है, जिनके कमिंग डेज़ में हमें उनके हवाले से मज़ीद इतलात सुनने को मिलेंगी, क्योंकि इम्कान यही है कि शायद 3 MNAs और शायद कोई 4 MPs हैं जिनके हवाले से लीगी कहते हैं कि उनके साथ हमारा रब्ता है। हो सकता है कि वो भी दोबारा नून लीग को ज्वाइन कर लें, दोबारा या पहले से वो ज्वाइन कर लें दोबारा नून लीग को। काफ लीग के कुछ ऐसे और अरकान भी हैं जिन्होंने माजी में इंटरेस्ट शो किया, लेकिन उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की पोजीशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उनका ख्याल था कि इनको दोबारा पार्टी में नहीं लेना, जिसमें शेख रशीद तक का भी नाम आ गया, जिनके ऊपर अभी तक ओपनली तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वो नून लीग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन खबरें यही हैं कि अब सॉफ्ट कॉर्नर्स दोनों तरफ से मौजूद है। इसका आइंदा इंतखाबात के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलप का एक सर्वे है जिसको अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन उस हवाले से इरफान सदीकी साहब ने आर्टिकल लिख दिया। कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, हमारे अपने चैनल के ऊपर भी 1-2 प्रोग्राम हो गए जिसमें वो नंबर्स बताए गए जो एक प्रेजेंटेशन में कुछ जर्नलिस्ट को, कुछ कॉलमिस्ट को यहाँ पेश किए गए थे। मैं आज के प्रोग्राम में वो नंबर भी दिखाना चाहूँगा और आइंदा इंतखाबात का मुमकिना सिनारियो, वोटर्स का जो रिस्पॉन्स है उसको बुनियाद बनाकर क्या बन सकता है, उसके ऊपर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब। तारिक अजीम साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और फ़ोन के ऊपर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे मारूफ कॉलमिस्ट इरफान सदीकी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से सीनियर लीडर उनके साथ रफ़ीक साहब और होपफुली निसार खोड़ो साहब सिंध से। पहले कुछ अदाद शुमार की तारिक अजीम साहब आपके भी सामने रख दूँ ताकि आपसे सवाल जवाब करना भी आसान हो जाए। ओवरऑल एक जो पिक्चर है पार्टीज़ की, मैं पहले उसको बता दूँ, बाद में ढेर सारे अदाद शुमार हैं जो स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। पार्टी पोजीशन ये कहती है कि नून लीग जो पिछले इंतखाबात में 20% वोट ले पाई थी, आइंदा इंतखाबात में 21 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज होगी इसके वोट्स में, 23 परसेंटेज पॉइंट, और 20% से बढ़कर 43% पे इसकी टोटल वोट्स जो है पहुंच जाएगी मुस्लिम लीग नवाज की। मेजर इंक्रीज, जो इसको इंक्रीज बूस्ट मिलेगा पार्टी को, वो पंजाब से मिलेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जुलाई का सर्वे है, इसके बाद की जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का जो एपिसोड है वो अभी इसमें फैक्टर इन यकीनन नहीं हुआ होगा, फ्लड्स फैक्टर इन नहीं हुए होंगे, डेंगी फैक्टर इन नहीं हुआ होगा। हो सकता है उसके बाद वोटर्स की ओपिनियन शहबाज शरीफ के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से चेंज हो जाए। पीपल्स पार्टी सिंध में एक लीडिंग पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी पहले भी थी, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी उसकी पोजीशन सिंध के अंदर। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर ये सर्वे कहता है कि 31% से कम होकर 19% पे इसके वोट्स आ जाएंगे। 12 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन आएगा पीपल्स पार्टी के वोट्स में। मुस्लिम लीग को काफ जो है, ये सर्वे कहता है कि टोटली इवेपोरेट हो जाएगी। वो या तो उसके लोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीगी जो है वो नून लीग की तरफ ज़्यादा जाने का रुझान इस वक्त रखते हैं, वो नून लीग को ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब उन्हें इम्ब्रेस करने के लिए इस वक्त तैयार नजर आते हैं। जो नून लीग में नहीं जा पाएंगे वो हो सकता है पीपल्स पार्टी में चले जाए, और जिनको दोनों से टिकट नहीं मिलेगा वो या इमरान खान की तरफ जा सकते हैं या हो सकता है कि वो अल्टीमेटली चौधरी शुजात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में हमें एक PTI जो है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस सर्वे को बुनियाद अगर रखा जाए तो वो एक बड़ी पार्टी नजर आती है 21% वोटों के साथ, जो ANP नून लीग पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़कर हमें सफ़े अव्वल में नजर आएगी। और अब वो दादोशुमार हैं जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रखूँगा, ये हमारे कुछ लीडरान के बारे हैं। ये गैर मकबूल सियासतदानों की लिस्ट है और इसमें जो पहला सर्वे जनवरी में किया गया था उसमें आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैर मकबूल सियासतदान थे। लेकिन ये जुलाई का जो सर्वे है, ये असफंयार वली खान को पाकिस्तान में -48 पॉइंट्स, ये परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं है, ये एक स्कोरिंग की गई, इनका मुझे मालूम नहीं है, अभी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर कि क्राइटेरिया क्या था। लेकिन
सफ़े अव्वल में असफर यार वली और सेकंड पॉइंट जो है सेकंड पोजीशन पे है अल्ताफ़ हुसैन -48 पॉइंट्स के साथ। ये गैर मकबूल सियासतदान है इस वक्त पाकिस्तान में। चौधरी शुजात हुसैन, इसके अलावा जमात इस्लामी के अमीर और आसिफ अली जरदारी साहब, वो तमाम मनफी जो लिस्ट वाली हमारे पॉलिटिशियंस की है उसी में लीडिंग रोल में हमें नजर आते हैं, सर फहरिस्त नजर आते हैं मौलाना फजलुर रहमान। ये मकबूल शख्सियात की लिस्ट हमारे सामने आ गई। इसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी जो हैं, अगर पिछले स्लाइड पे हम दोबारा एक दफ़ा देख सकें, इसमें ये सर फहरिस्त हैं। नवाज शरीफ सेकंड पोजीशन, शहबाज शरीफ उनके भाई थर्ड पोजीशन और इमरान खान चौथी पोजीशन और जनरल कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5वीं पोजीशन के ऊपर खड़े नजर आते हैं। इस सर्वे में इंटरेस्टिंग नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना यूसुफ रजा गिलानी नजर आए, ना बिलावल जरदारी नजर आए और ना कोई और सियासी शख्सियत नजर आए। ये स्कोरिंग इनकी जो है, ये लेट्स सी कि अगर इनका अपडेटेड जो सर्वे आएगा उसमें क्या रहती है। ये जुलाई तक की पोजीशन है, उसको ये बुनियाद बनाया है उन्होंने। वज़राए आला की मकबूलियत को अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ पंजाब में ये सर फहरिस्त नज़र आते हैं। पिछली स्लाइड पे दोबारा रहें जी, उसमें एक कंपैरिजन नज़र आ रहा है, लेकिन ये डेंगी का फिनोमेना क्या हर्ट करेगा शहबाज शरीफ को, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अमीर हैदर होती, ये खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है और जो वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन है, रिफ्लेक्शन उसकी नज़र आती है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और कायम अली शाह साहब वो भी नेगेटिव पॉइंट्स में। शहबाज शरीफ वज़राए आला में हमें सर फहरिस्त नजर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास हैं जी, दिखाएगा जी कायम अली शाह से आगे चले नवाब असलम रईसानी भी -30 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव कैटेगरी में ही फॉल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है जी हमारे पास, वो भी दिखाइए जी। जरदारी मुकाबला आर्मी चीफ, जरदारी साहब 23% और आर्मी चीफ 75%। अब इस सर्वे में अवामी मंशा अगर यही है तो मैं इसके ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं तारिक अजीम साहब प्रोग्राम में आपसे एनालिसिस लूँगा, मैं इस पर एनालिसिस नहीं करना चाह रहा इस सर्वे के ऊपर। जरदारी साहब मुकाबला नवाज शरीफ, जरदारी साहब 21% और नवाज शरीफ साहब 75%। ये दो सियासी लीडरान का मुकाबले में नवाज शरीफ साहब जीत रहे हैं, लेकिन जहाँ आर्मी चीफ से मुकाबला है वहाँ नवाज शरीफ साहब की लीडिंग पोजीशन है जी, यहाँ 54% और आर्मी चीफ 45%। लेकिन जरदारी साहब के मुकाबले में आर्मी चीफ हमारे जीत रहे हैं। महंगाई, नामकबूलियत की वजह वो शायद बयान करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ महंगाई 79% है, दहशत गर्दी सेकंड पोजीशन पे 76% और बदअनवानी करप्शन जो है वो 75 पॉइंट्स है। ये आगे चले उसमें बेनज़ीर केस की नाकामी, खारजा पॉलिसी, मईशत, गवर्नेंस, ये ढेर सारे पॉइंट्स है, स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे। तारिक अजीम साहब आपसे आगाज़ करना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जी हमारे प्रोड्यूसर साहब की ये भी बताएं, हुकूमत रहे या तब्दील हो 66% लोगों की राय है कि हुकूमत तब्दील हो जानी चाहिए। लीडिंग जो रिस्पांस है वो यही है कि 66% लोग कहते हैं तब्दील हो जाए, 71% लोगों का ख्याल ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस के जरिए तब्दीली आ जाए। तारिक अजीम साहब सर्वे के ऊपर ओवरऑल पहले रिएक्शन दे दें, फिर आगे चलते हैं। मुस्लिम लीगें इकट्ठी भी हो रही हैं, आजकल का जो फिनोमिना है वो शायद अभी इसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा फैक्टर नहीं है, सलाब डेंगी फैक्टर नहीं है, और जो ताज़ा तरीन हमारी अमेरिका के साथ इंटरेक्शन चल रही है वो रोज़ कहती हैं कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, वो भी शायद इसमें अभी फैक्टर नहीं हुई। जी 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 देखिए, एक मशहूर फ्रेज़ है जो कि हैरल्ड विल्सन के मंसूब की जाती है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे अ वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, यानी कि आप एक हफ्ता भी बहुत ज़्यादा होता है पॉलिटिक्स में, कुछ भी हो सकता है, कोई हालात ऐसे हो जाते हैं जिससे चेंज हो सकता है पब्लिक ओपिनियन। तो असली तो पोल जो होता है वो ओबियसली बैलेट बॉक्स होता है जब असली पोल होता है, तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि जुलाई का जो पोल है, अब मैं नहीं समझता कि यही कैरी फॉरवर्ड करेगा, बेहतरी भी आ सकती है कुछ पार्टीज़ की रैंकिंग में, लोगों का ग्राफ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज लगता यही है, अगर बात करें अवाम से तो यही फीलिंग लोगों की है। अब परसेंटेज पॉइंट्स अप एंड डाउन हो सकता है। आप नून लीग में जा रहे हैं तारिक अजीम साहब? देखिए, मेरी तो कोशिश रही है शुरू दिन से, आपको पता है, जब से आपकी मुलाकात भी हुई थी, मुलाकातें भी मेरी हुई हैं, इसमें तो सब कुछ जानते हैं, ज़्यादा मौके पे आप जी मुलाकातें हुई हैं, और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मुस्लिम लीग से इकट्ठी हो जाए। इसी सर्वे में आप देख लें कि पिछली दफ़ा जो वोट पड़े हैं, नून को जो वोट पड़े थे 20% और क्यू को पड़े थे 23%, अगर इनको कंबाइन कर दें दोनों पार्टी 43 बन जाते हैं एज अगेंस्ट पीपल पार्टी 31। तो ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि अगर पार्टीज इकट्ठी होती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। वोट के हिसाब से भी अगर आप देख लें तो मेरे हिसाब से तकरीबन हमने 23 सीटें लूज की। अगर आप उसमें एडजस्टमेंट भी कर लेते, इकट्ठे ना भी होते तो एडजस्टमेंट ही कर लेते कि जी आप, अगर दो मुस्लिम लीगों का वोट डिवाइड ना होता जी तो 23 MNAs इस वक्त एक्स्ट्रा एक मुस्लिम लीग के अंदर इसी सेटअप के तहत या काफ लीग या नून लीग के इस वक्त वो ज्यादा के ऊपर खड़े होते, ठीक है ना जी। तो वो देख लें उस हिसाब से कि हमारी कोशिश है, ज्यादातर मोस्ट मुस्लिम लीगी जितने भी हैं वो यही चाहते हैं कि मुस्लिम लीग इकट्ठे हो जाए, अना का मसला बनाया जाए। 54 सीट्स हैं इस वक्त काफ लीग के पास जी, हमारे पास 51 है जी। 51 कितने लोग उसमें से जाने का इम्कान है नून की तरफ?
पॉसिबिलिटी सिनारियो हम डिस्कस करें, सर्वेज हैं, आपका राय क्या कहती है? देखिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादा की राय यही है, कुछ लोग जो अखलाकी तौर पर इस वक्त नहीं चेंज करना चाहते, बिकॉज चेंज तो मेरे ख्याल आएगी जस्ट बिफोर इलेक्शन, ये इलेक्शन से पहले होगा। इलेक्शन से पहले ज़्यादा लोग जो इस वक्त, क्योंकि अभी तो उन्होंने झंडे वंडे मिनिस्टरों के लगाए हुए, अभी शायद वो उतारना पसंद ना करें। जी जी जी, उससे उसके अलावा जो लोग जो हैं, जो कि मिनिस्टर नहीं भी हैं, उनका भी ये ख्याल है कि जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो कोशिश एक दफ़ा भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन आपका ख्याल ये है कि 51 में से ज़्यादा लोगों का रुझान नून लीग की तरफ, ज़्यादा लोगों का रुझान ये है कि मुस्लिम लीग इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे मिल के जो है, चूंकि मेन जो पार्टीज हैं दो वही हैं, पीपल पार्टी और इरफान सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान साहब खुश आमदीद कहता हूँ आपको। जी शुक्रिया। इरफान साहब, एक आपका आर्टिकल मेरे सामने है, इंतखाबात का इम्कानी मंजरनामा, और वो सर्वे जो प्रोग्राम में भी कोट हुआ 1-2 में, और आपने तो आर्टिकल में काफ़ी तफसील भी लिखी, मैं आपसे उसको जानना चाहूँगा। ये इम्कानी मंजरनामा, इसके ऊपर आप राय भी दे दीजिए सर्वे के ऊपर, और बता भी दीजिए हमें कि ये बैकग्राउंड क्या है इसकी, किस तरीके से ये स्कोरिंग की गई कि सबसे बड़ा लीडर कौन है। नवाज शरीफ साहब सबसे ज़्यादा पॉइंट्स के साथ आगे नजर आते हैं। नदीम, ऐसे है कि ये जो पोल है ये है तो गैलप पाकिस्तान का पोल है, और इसको जो 1-2-3 बड़ी ब्रीफिंग्स भी दी हैं जो गैलप पोल के चेयरमैन हैं एजाज शफी गिलानी साहब, लेकिन बावजूद जो जिनका वो इंकिशाफ नहीं करते, उन्होंने इसको बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं किया, लेकिन वो इसको डिसओन भी नहीं करते। जैसा कि आपके यहाँ भी, आपके चैनल पे भी ये डिस्कस होता रहा, और अभी आपने बहुत से अदाद व शुमार भी बयान कर दिए, कई और चैनल्स पे भी ये ज़ेरे बहस है। तो ये है तो ये ऑथेंटिक, यानी ये नहीं है कि ये कोई जाली है या फेक फिगर्स आ रही हैं, ये बड़े ही मुस्तनद और मोतबर एक इदारा जो हमारा समझा जाता है, जो एफिलिएटेड है। इरफान साहब, उन्होंने इसे ऑफिशियली रिलीज क्यों नहीं किया? जी ऑफिशियली नहीं किया, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ऑफिशियली इसको रिलीज नहीं किया। जो एक हाल ही में कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में पिलडैक में एक मीटिंग हुई, उसमें भी बहुत से ये अदाद शुमार जेरे बहस आए, गिलानी साहब खुद भी थे, और वहाँ ये सवाल उठाया भी गया, और उन्होंने राय ली जो वहाँ पे हम लोग मौजूद थे कि ये इसे जारी कर देना चाहिए। तो बेशतर की राय यही थी कि जरूर जारी कर देना चाहिए, जिसपे उन्होंने कहा कि हाँ चलें इस पे देखा जाएगा। लेकिन उनकी लॉजिक क्या है गिलानी साहब ये सर्वे रिलीज ना करने की? जी गिलानी साहब ने कोई खास वजह तो नहीं बताई, मे भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों उनके, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम इसे बिल्कुल जारी नहीं करेंगे। मे भी कि वो 2-4 दिनों में, मेरी उसके बाद भी एक जाती मुलाकात भी हुई, तो मैंने उनसे यही कहा कि अब चूंकि ये आम हो चुका है और जगह जगह डिस्कस हो रहा है, तो अब आप इसको विदहोल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। यानी हो ये उनका है। तो अब ये जो मंजरनामा के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मेरे दोस्त तारिक अजीम ने अच्छी बात कही है कि सियासत के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है, और कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मंजरनामा जो जुलाई में मुरतब किया गया, ये आने वाले दिनों में इसकी कैफियत यही रहती है। लेकिन एक चीज जो उस महफिल में भी गिलानी साहब जो बड़े एक प्रोफेसर भी हैं, सियासियात के भी प्रोफेसर हैं, और वो 30 साल से गैलप पोल के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि जहां जिस मुल्क के अंदर पार्लिमानी निजाम होता है और जहां समहाउ 2 जमातें बड़ी उभर के सामने आ जाती हैं, वहां पे किसी तीसरी जमात के लिए, किसी तीसरी कुव्वत के लिए, किसी तीसरी लहर के लिए जिसको हम कहते हैं, उठना जो है वो बड़ा मुहाल हो जाता है, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एक इनबिल्ट किस्म का तअस्सुब होता है, असबियत होती है किसी नई कुव्वत को कबूल करने के हवाले से। उन्होंने बरतानिया की मिसाल दी, लिबरल्स की मिसाल दी, उन्होंने इंडिया की मिसालें दी, उन्होंने खुद पाकिस्तान की मिसाल दी कि जहां 88 से 1000 बार कहा गया जी लोग तंग आ चुके हैं, लोग ये हो चुके हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो वही कुछ होता है। तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था। इमरान खान से ही पूछ लेता हूं मैं आपको, क्योंकि इमरान खान ये सर्वे कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक लीडिंग पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं। हमें वो पंजाब में, सिंध में, अर्बन एरियाज़ में, ख़ास तौर पर इंटीरियर का मैं सही अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अर्बन एरियाज़ में एक इमरान खान बड़ी पॉपुलर फिगर के तौर पर तो नज़र आ रहे हैं इस वक्त, उसमें तो दूसरी राय नहीं है। जी हाँ, इसके ये सारे सवालात मेरे बहस आए, लेकिन उनकी राय ये थी, और बेशतर लोग फिर उस राय को रिफ्यूट नहीं कर सके, तरदीद नहीं कर सके उस राय की। उनका कहना यह था कि जब नेक टू नेक फाइट होती है और मुकाबला 10-20 या 5-7 हजार वोटों के दाएं बाएं का होता है, तो वहां कोई तीसरी कुव्वत जो एक वोट लेने वाली कुव्वत बन रही हो, वो बड़ा असर डालती है।
लेकिन जब मामला ये हो कि 31% वाली जमात 19% पे आ जाए और 20% वाली जमात 41 या 43 पे चली जाए, तो दोनों का गैप इतना बढ़ जाता है कि तीसरी कुव्वत उसके अंदर आने के बावजूद और हर हल्के में 5, 7, 10 हजार 15 हजार वोट लेने के बावजूद भी इफेक्ट नहीं कर सकती नेट रिजल्ट्स को। तो उनका कहना यह था कि इमरान खान अगर जो 6% वो वोट बता रहे हैं, ये गैलप ये बता रहा है कि पाकिस्तान में उनकी 6% इस वक्त जो उनकी मकबूलियत हो, अगर अच्छा फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात है। मैं इरफान साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। तारिक अजीम साहब, इमरान खान वाला जो सियासत का हिस्सा है, मैं उसके ऊपर आपसे भी राय चाहूँगा, क्योंकि लाहौर में भी जाएं तो एक नौजवान तबके में बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉपुलैरिटी इमरान खान की एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय इस वक्त नहीं है। मुझे नहीं पता इलेक्शन डे पे वो रिजल्ट ऐसा ना हो जाए जैसे हमने पिंडी वाले इलेक्शन का देखा था, लेकिन इस वक्त पॉपुलैरिटी में मेरे ख्याल में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े हैं। मलिक साहब, एक बात आपको मद्देनजर रखनी चाहिए कि फैन क्लब होना, पॉपुलैरिटी होना एक बात है, उसको कन्वर्ट करना वोट्स में काफी मुश्किल होता है, क्योंकि फेसबुक में जो चीज नजर आती है हो सकता है ग्राउंड के ऊपर वो चीज एग्जिस्ट ना करेगी। मैं मानता हूँ, ठीक है। अब बात रहेगी 6% बड़ा ठीक ठाक वोट होता है, छोटा वोट नहीं है। इमरान मेरे दोस्त है, आई होप ही डजंट माइंड दैट। इस वक्त उनका रोल जो होगा ज्यादा स्पॉइलर का होगा, यानी अगर 6% आप एक पार्टी से दूसरे, स्पेशली बहुत नेक नेक एंड फाइट होगी जहां पे, तो वहां पे जरूरी बात है 5-6% लेने वाला कैन मेक ऑल द डिफरेंस। जहां पे हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि आपने अगर 100 वोट भी मुझसे ज्यादा ले लिए, 2 वोट भी ज्यादा ले लिए, तो ये जाए कि मैंने 40,000 लिए, आपने भी 40 लिए, 2 वोट आपके ज्यादा, तो आप जीत जाते हैं। तो उस पर 5-6% भी काउंट करता है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जरूर ख्याल रखें कि आप एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा कर लेना, ये जलसा बड़ा हो जाना, उससे हम बहुत कहते हैं बहुत बड़ा जुलूस उसने किया, लेकिन जब वोट आता है उसमें आप देखते हैं कि वही पुराने फेसेस जो होते हैं वही दोबारा आ जाते हैं। जलसे जुलूस में आपकी राय है कि लोग हो सकता है कि वो मजा लेने चले जाएं कि खान साहब क्या तकरीर कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग डे पे वो अपना वोट अपनी पसंद की पार्टी को। ये भी ख्याल रखें कि बहुत कम हमारे अपोजिशन लीडर इस वक्त बाहर निकले हैं। इमरान खान हैज टेकन द लीड, सबसे पहले वो बाहर निकले हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अल्टरनेटिव क्या है। लेकिन तारिक अजीम साहब, अगर कुछ बड़ी शख्सियात, जैसे आपने कहा कि एक वीक बहुत लंबा होता है, जिस तरह की रूमर्स चल रही हैं कि वो नून लीग से भी बातें हो रही हैं, जिस समय शाह महमूद भी शामिल, अब तो ढकी चुकी बात नहीं, तहरीक इंसाफ से भी बात हो रही है, कुछ ऐसी फिगर्स अगर उनकी जमात को ज्वाइन कर ले तो क्या वो एक डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए वो वोट इकट्ठे करके जीतना जो है, सीटें लेना जो है, वो बड़ा मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम। इरफान सिद्दीकी साहब, आप क्या कहते हैं? जी, मैं तारिक साहब की तारीफ करता हूं। देखिए, 3 मराहिल होते हैं। एक मरहला तो ये होता है कि आपकी जो मकबूलियत जो जलसों में नजर आ रही है, आपको भी याद होगा, आप शायद जमाना तालिब इल्मी में होंगे, जब शौकत इस्लाम के 1970 में हमने जुलूस देखे, तो मैंने कम अज कम अपनी सियासी तारीख के अंदर इतने बड़े बड़े मजमे और जुलूस नहीं देखे, लेकिन वोट में वो कन्वर्ट नहीं हो सके। पहली चीज तो ये होती है। फिर जो वोट मिलते हैं किसी पार्टी को, जैसे 6% एक को मिल रहे हैं या 20% एक को मिल रहे हैं, तो ये भी देखिए कि हमारे यहाँ का जो निजाम है, हमारे यहाँ का नहीं, हर जगह पार्लिमानी निजाम जो है, उसमें जरूरी नहीं होता कि जो वोट आपको पड़ गए वो सीटों में कन्वर्ट हों। ये भी एक अजीब किस्म का मैकेनिज्म है। मतलब तारिक अजीम साहब की जमात ने 23% वोट लिए, मोर देन मुस्लिम लीग नून, लेकिन मुस्लिम लीग नून 90+ सीटें लिए बैठी है और वो 40+ सीटें लिए बैठे, हालांकि वोट उनके ज्यादा हैं। तो इसलिए ये 3 मराइल के बाद वो जो कहते हैं ना कि जाने क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक, गोहर होने तक के बड़े मराइल हैं, और उन मराइल में बहुत सी चीजें काउंट करती हैं कि किस जमात का कितना ढांचा मजबूत है ग्रास रूट लेवल पे, उसके वोटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट कितने हैं, घरों से वोटर को निकाल के लाने वाले लोग कितने हैं, उसका नेटवर्क कितना है, गाड़ियां कितनी वो ला सकता है। इरफान साहब, एक ब्रेक करीब आ गया, एक मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक से वापसी पे एक दफा दोबारा आपसे दरखास्त करनी है। ये एक सर्वे का हिस्सा है जो जिसके ऊपर मुझे आप दोनों से राय चाहिए, तारिक अजीम साहब से भी और आपसे भी। ये कंपैरिजन है जो आसिफ जरदारी और जनरल कियानी के दरमियान है, और फिर एक सर्वे है जो नवाज शरीफ और जनरल कियानी का मुवाजना है। इसके ऊपर मैं यकीनन आपसे राय चाहूंगा कि इसमें 75% लोग कियानी साहब को प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जरदारी साहब। नवाज शरीफ साहब 55-54, सिर्फ 9 परसेंटेज पॉइंट गैज है, जो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा होना चाहिए एक पॉलिटिशियन का। इलेक्टेड बॉडीज तो यही है ना। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इस नुक्ते से आगाज करूंगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान का मुमकिना जो इंतखाबी जो हमारा सीन बनता है, मंजरनामा बनता है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और एक गैलप का सर्वे है जिसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन अखबारात में इस पर आर्टिकल इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखा और एक दो प्रोग्राम भी हुए। हम उसके ऊपर प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग का ख़ास तौर पर तस्करा इसलिए है कि मुस्लिम लीगें इस वक्त जो दो बड़ी मुस्लिम लीगें, वैसे तो मुस्लिम लीगें पाकिस्तान में A to Z आपको सारी मिल जाएंगी, लेकिन दो बड़ी मुस्लिम लीगें जो नून और काफ की कहानी है वो इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग है। काफ इस वक्त जो है वो एवेपोरेट हो रही है, गुम हो रही है हवा के अंदर, और वो उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो है, उसका झुकाव जो है नून लीग की तरफ है। इम्कान यही है कि आइंदा के इंतखाबात में ये इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा मुवाजना किया गया इसी सर्वे के अंदर, जहाँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन भी हैं, उनका मुवाजना किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी के साथ। मुवाजना वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि एक सर्विंग आर्मी चीफ है, दूसरा पाकिस्तान का इलेक्टेड सदर है और एक पार्टी का हेड है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की मेन अपोजिशन पार्टी को लीड करते हैं, 2 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। तारिक अजीम साहब, इस मुवाजने में जरदारी साहब के मुकाबले में तो जनरल कियानी साहब जीत रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब से भी मुवाजना करें तो सिर्फ 9 परसेंटेज पॉइंट का फ़र्क है। ये क्या सियासत है? ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए जी, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा आर्मी का अमल दखल रहा है, और आने वाले मुस्तकबिल में मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे तक ये रहेगा। लेकिन पब्लिक ओपिनियन भी उसके मुताबिक है। जी जी बिल्कुल। वो देखें, नज़रियात को एक तरफ कर दें, आप अपनी सोच अलग कर दें, तो देखा जाए तो एक वजह भी है उसकी कि एक डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक तरीका कार है काम करने का, और नज़र आता है कि वो काम कर रहे हैं, खा वो टेक ओवर करें, खा वो बिहाइंड द सीन काम करें, नज़र आता है। उसके बरक्स जो होता है, आवाम को अमूमन नहीं पता चलता कि इनका मैनिफेस्टो में जो कहा जाता है, जो बैलेट टाइम पे वोट देते वक्त, और बात में साहब, लेकिन 99 में जनरल मुशर्रफ की आमद के ऊपर जिन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी, वो उनकी रुखसती के वक्त भी शायद दोबारा मिठाई बांटने वालों में ही शामिल थे। लेकिन आपको याद है, हम ये क्या हमारी कौम में आदत पड़ गई है कि हर 10 साल के बाद हमने उनको तालियां मार के पहले वेलकम करना है, फिर 8-9 साल कोशिश करनी है कि हमारी जान छोड़ दो। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी सियासी जमात, पीपल पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, कोई सिविलियन सेटअप जो है जो आके डिलीवर करेगा, तो मैं समझता हूं कि ये आदत जो है, जिसको आप आदत कह रहे हैं, या ऐसी आदत जो है, ये आपका ख्याल है कि ये फेलियर इन गवर्नेंस जो है, उसकी वजह से लोगों को मजबूरन लोग जो है अल्टरनेटिव्स को देखते हैं कि दूसरी साइड पे देखना शुरू करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, आपसे भी मैं जानना चाहता हूं, ये आपके आर्टिकल की जीनत शायद आप बता रहे हैं कि बनेगा अभी, इसके ऊपर आप मजीद लिखेंगे इस इशू के ऊपर, ये जो गैलप का सर्वे है, और एक आर्टिकल आपका मेरे पास मौजूद भी है, ये जो कंपेरिजन है आर्मी चीफ के साथ जरदारी साहब का, इसके ऊपर आप क्या राय देंगे? नदीम, मेरा ख्याल ये है कि अव्वल तो ये कंपैरिजन होना नहीं चाहिए था। सर्वे के अंदर एक सियासी शख्सियत को एक फौजी शख्सियत के सामने खड़ा कर देना, जैसे हमारे मगरिब वाले, PO वाले और IRI वाले और इस तरह के इदारे ये करते हैं कि नवाज शरीफ को और जरदारी को और कियानी साहब को और साथ उसामा बिन लादेन को खड़ा कर देते हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि रवायती तौर पर आप देखते हैं कि सियासत में दखील होने के बावजूद और बड़ी मायूसियों के बावजूद और जाल डिक्टेटर्स के बावजूद फौज के बारे में उमूमी जो आपके एक इदारे के तौर पर जो उमूमी पाकिस्तानियों की राय है ना, वो कोई बहुत ज्यादा मनफी नहीं है। लेकिन इसी सर्वे में एक दिलचस्प बात यह भी आई है कि जब फौज की सियासत में मदाखलत के हवाले से बात की गई, पूछा गया, या उनकी जो हुकूमती कारकर्दगी के बारे में पूछा गया, तो नेगेटिव ओपिनियन आई है। यानी लोग ये रियलाइज कर रहे हैं, कियानी साहब को इतने मार्क्स देने के बावजूद वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि फौज ना सियासत कर सकती है ना हुकूमत चला सकती है। ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इरफान साहब, ये हमारी कंट्राडिक्शंस को शो करता है। हम पॉपुलर फिगर में कियानी साहब को 75% वोट दें, जरदारी साहब के 23% के मुखालिफ, और साथ कहें हुकूमत तो जरदारी साहब कर सकते हैं, कियानी साहब नहीं कर सकते, या फिर वो चीज ठीक नहीं है, दूसरी ठीक नहीं है। देखिए ना, हो सकता है कि कियानी साहब की जो रेटिंग ऊपर गई है उसका सबब यही हो कि वो सियासत में दखील नहीं हो रहे। आप इसको पॉजिटिव हवाले से भी देख सकते हैं ना, क्योंकि ये वोटिंग इस तरह नहीं है कि आप उनको साहिब इक़्तिदार देखना चाहते हो या उनको देखना चाहते हो, ये सवाल नहीं है। तो हो सकता है कि उनका सियासत से दूर रहना। जरदारी साहब के तो अपने मसाइल हैं, अपनी कोई वो बोझ है कंधों का, जिसकी वजह से वो कभी सबसे नीचे चले जाते हैं, कभी उनके गांव। लेकिन इसमें नदीम साहब एक और बड़ी दिलचस्प चीज आई है, जो नवाज शरीफ और उनके मुआवजे की आप बात कर रहे हैं जी। इसमें एक सवाल ये भी किया गया था कि नवाज शरीफ को आप तरजीह देते हैं या टेक्नोक्रेट्स का कोई बंदोबस्त आ जाए तो उसको तरजीह देते हैं। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लोगों ने नवाज शरीफ के बजाय वो टेक्नोक्रेट्स वाले को तरजीह दी है।
यानी 43% ये कह रहे हैं कि जी नहीं नवाज शरीफ ठीक है, और 54% ये कह रहे हैं कि जी टेक्नोक्रेट्स का बंदोबस्त जो है वो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि लोगों में एक वो जो एनॉयंस है, वो जो मायूसी है, वो हमारी पॉलिटिकल क़यादत के दोनों तरफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों तरफ मौजूद है। वो कह रहे हैं टेक्नोक्रेट्स ले आओ भैया। जी हाँ, तो ये एक तशवीशनाक बात है। और फिर इसी सर्वे में जो इरफान साहब आप साथ ही रुकेगा प्लीज, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। निसार खोड़ो साहब स्पीकर सिंध असेंबली हमारे साथ हैं। खोड़ो साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी हेलो जी खोड़ो साहब खुश आमदीद कहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी। खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खोड़ो साहब, पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासत है और आइंदा का इंतखाबी मार्का है, उसके हवाले से गैलप ने एक सर्वे किया, उसके मुख्तलिफ अदादोशुमार हैं, लेकिन एक उसकी फाइंडिंग है। वो सर्वे ये कहता है कि पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में एक बड़ी जमात पहले से ज़्यादा तगड़ी होकर उभरेगी, लेकिन ओवरऑल पंजाब में उसकी वोटिंग डिक्लाइन हो जाएगी। इस तरह नून लीग को वो पंजाब में लीडिंग रोल देते हैं और पूरे पाकिस्तान में भी ओवरऑल वो कहते हैं कि वो एक बड़ी जमात बन जाएगी। लेकिन एक मुवाजना है उसके अंदर। जरदारी साहब बामुकाबला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो आर्मी स्टाफ को पाकिस्तानी लोगों ने जो गैलप के सर्वे के मुताबिक 75% लोग आर्मी चीफ को पसंद करते हैं एज ए पॉपुलर फिगर, और 23% जरदारी साहब को। और इसी तरीके से एक मुवाजना नवाज शरीफ का आर्मी चीफ से है, तो उसमें 54% नवाज शरीफ के साथ हैं, तो 45% आर्मी चीफ के साथ हैं। ये इस कंपैरिजन को आप क्या कहेंगे? दो बड़ी मकबूल जमातों के सरबराह हैं और एक तरफ सर्विंग आर्मी चीफ है। सर जी, मैं तो इस अंदाज से लेता हूं कि इलेक्शंस के डायनामिक्स अपने होते हैं, किस टाइम पे होती है, क्या इश्यूज होते हैं, किस तरह से हैंडल कोई करता है। मैं समझता हूँ इलेक्शन के डायनामिक्स बड़े ऐसे होते हैं कि फिर उसमें कोई और याद नहीं आता। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छी और कम अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज में मुआवजा होता है और अवाम वोट दे देते हैं। मैं समझता हूं अगर आप इशारा दे रहे हैं कि जनरल परवेज अशरफियानी साहब पॉपुलर हैं, तो हो सकता है मैं इस चीज से भी एग्री करता हूं। हेलो जी जी आप ऑन एयर हैं सर। मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि वो क्योंकि सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहते, शायद इसी वजह से भी कुछ पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी है। अगर सियासत में मुलव्वस होना चाहते तो आपको याद होगा कि चंद साल पहले ही जो आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग थे उस जनरल मुशर्रफ को बहुत बुरा भला कहते थे कि उन्होंने आर्मी को कहीं का नहीं रखा। ये दुरुस्त है बात आपकी, ठीक है। तो मैं इस चीज से क्वाइट एग्री करता हूं कि ये आपका ख्याल ये है कि सियासत से दूर रहने की वजह से जनरल कियानी की पसंदीदगी है, अगर वो सियासत में आए तो ये पसंदीदगी नापसंदीदगी में बदल जाएगी। जब बात सुने, जब हुकूमत के कहने पर उसकी लीगल कमान को मानते हुए अगर टेररिज्म के खिलाफ वो नबरो आजमा हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, कहीं और कहीं काम में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। और यही पाकिस्तान का रहनुमा उसूल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत की लीगल कमान को मानते हुए सिविलियन हुकूमत की मदद को शामिल हाल रहे फौज, यही पाकिस्तान का असल हल है। अच्छा, एक और आपसे सवाल जानना चाहूंगा। जब लोगों से पूछा गया कि क्या हुकूमत की तब्दीली होनी चाहिए, तो अक्सरियत लोगों ने राय दी कि तब्दीली होनी चाहिए, और पूछा गया किस तरीके से होनी चाहिए। यकीनी तौर पर तब्दीली की बात तो इलेक्शंस के साथ ही होती है ना, बगैर इलेक्शन के तब्दीली किसी भी सूरत किसी को भी मंजूर नहीं है। और निसार खोड़ो साहब, इससे अगला सवाल पूछा यह गया कि किस तरीके से तब्दील किया जाए, तो अक्सरियत लोगों ने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन से ये अक्सरियत लोगों ने राय दी कि मिड टर्म इलेक्शन करवा दें और तब्दीली कर दें। एक सेकंड देखो, बात सुने। हर हुकूमत में जो अभी जड़ पकड़ रही है जमहूरियत की तरफ, उसको मसाइल रहते हैं। यकीनी तौर पर जब पॉपुलर जमातें हुकूमत पर पहुंचती हैं तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, हुज्जत भी बढ़ जाती है, और वो लोग उससे तकाजा करते हैं, तमन्ना करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो चंद सालों से या कुछ इतने सालों से महरूमी है वो यूं फट से ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस लिहाज से कुछ ज्यादा तवक्कुआत भी होती हैं। मैं ये समझता हूं कि हमें टाइम अपनी जगह पे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने यह फैसला किया था कि हम मैंडेट का ख्याल रखकर और टर्म पूरा करने दें कि हम फिर अपनी कारकर्दगी के बुनियाद
पर लोगों के सामने जाएं। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो उसको आगे बढ़ाएं, किसी को ना पसंद करते हैं तो उसको घर भेज दें। खोड़ा साहब साथ ही रुकिएगा, तारिक अजीम साहब मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी राय लेना चाहता हूँ। तारिक अजीम साहब, मैं मेरी बात पूरी करने, मैं इस चीज के मुखालिफ हूँ कि कोई जनरल की आशीर्वाद हो तो 5 साल के बाद ही जाके इलेक्शन में फैसला हो। बाकी अगर कोई जनरलों के बगैर कोई हुकूमत चले तो उसके लिए मिड टर्म और कभी नो कॉन्फिडेंस, कभी मिड टर्म की बातें चलती रहे। मैं समझता हूं इससे एक अनसेटलिंग सी बात आती है। ये नहीं है कि जमहूरियत में मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूं वो तकाजा नहीं है, वो इस तरह से नहीं है। आज की हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशन को मुनासिब अंदाज में रखा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ काउंसिल ऑफ कॉमन, वो जो इदारे पहले नहीं होते थे वो इस हुकूमत ने बनाए हैं। खोड़ा साहब साथ ही रुकिए, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। तारिक अजीम साहब, आप भी मुझे राय दीजिए। ये ऐसी इशू है जिसके ऊपर कौम को बड़ा क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ना है। एक राय आई है कि हुकूमत तब्दील होनी चाहिए इसी सर्वे के जरिए, और एक राय साथ ये है कि मिड टर्म इंतखाबात हो जाए, कि वेट नहीं लोग करना चाहते, वो कहते हैं इंतखाबात करवाएं आगे बढ़ लें। देखिए, जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही हो, किसी की भी हुकूमत हो, तो लोग चाहेंगे हुकूमत चेंज हो जाए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। उसमें किसी को मैं समझता हूँ कि सरप्राइज एलिमेंट भी कोई नहीं है इसमें। अब देखिए, बात यह है कि जो बंदा भी डिलीवर करेगा, अब हमारी प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि जर्नैल साथ हो तो 5 साल, ना साथ हो तो फिर आप ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो आर्मी की पाकिस्तान के हवाले से, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो आपका ख्याल है कि इस वक्त इंतखाबात का अगर मुतालबा लोग करें, माहौल बने, अगर नून लीग भी कर रही है तो वो उस पर कंसिडर करना चाहिए, या अनसेटलिंग होगा जैसे खोड़ो साहब कह रहे हैं? देखिए, हुकूमत का जो है ये हमेशा हम एक बहस रही है कि हुकूमत में और पार्लियामेंट्री टर्म में क्या फ़र्क है। देखिए, एक पार्लियामेंट अगर 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, अवाम जो होके आते हैं, उसमें जिसकी अक्सरियत होती है उसको हुकूमत बनती है उसकी। अगर वो डिलीवर नहीं करते तो कई दफ़ा एक लाइफ टाइम जो होता है एक पार्लियामेंट का, उसके अंदर 1 या 2 मरतबा तब्दीली आ सकती है। जी बिल्कुल, अगर एक बंदा डिलीवर नहीं कर रहा, खा वज़ीर आज़म है या पूरी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, तो उसके चेंज करने में कोई उसमें जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, इस वक्त ऐसे लगता है कि हुकूमत टोटली सुसाइड मिशन पे निकली हुई है। कोई काम ऐसा नहीं है। कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी देख लें, अडॉप्ट करी हुई है। बाकी चीजें जो आपके सामने जिन चीजों का जिक्र किया है, महंगाई। खोड़ो साहब ब्रेक करीब आ गई है, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, एक ब्रेक ले लें इसी नुक्ते से। खोड़ो साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें पहले। वेलकम बैक। इंतखाबात का इम्कानी मंजरनामा और गैलप सर्वे के ऊपर प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। खोड़ो साहब से हमने बात करनी थी, ब्रेक में जाने से पहले अधूरी रहेगी। खोड़ो साहब, यहाँ एक और भी आपको फिगर कोट कर दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने हमारे साथ शेयर की कि लोगों से पूछा गया कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं, मिड टर्म भी हो जाते हैं, तो आपकी इस वक्त प्रेफरेंस है क्या? क्या आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत में आ जाए, या आप ये चाहते हैं कि किसी टेक्नोक्रेट को हुकूमत दे दी जाए? पीपल्स पार्टी भी नहीं, नवाज शरीफ भी नहीं, टेक्नोक्रेट। तो ये सर्वे कहता है, जो लोगों की राय के ऊपर है, 54% लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ नहीं, टेक्नोक्रेट बना दें। 43% ने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ को हुकूमत दे दें। इसके ऊपर अब आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए सर, मैंने पहले ही गुजारिश की थी कि ये इलेक्शन के डायनामिक्स अलग से चीज होती हैं। इस वक्त कोई प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर मियां साहब की बातें अगर हम कहें तो वो जिस हालत में अपने आप को मुल्क से निकाल के चले गए थे, मुल्क से निकल के चले गए थे, गए तो जलावतनी के जमाने में थे, लेकिन डायनामिक्स ऐसी हुई कि वापस आने के बाद भी उन्होंने अपने लिए कोई हमदर्दी पैदा नहीं कर सका, और वो सिंध में भी नहीं जीत सके, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं, और बलूचिस्तान में भी नहीं, और पंजाब में भी नहीं जीते, क्योंकि वो खुद से कोई हुकूमत बनाने के अहल नहीं हो पाए जब तक किसी को, या तो उनको पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट शामिल रही या किसी और की सपोर्ट शामिल रही। ये तो चलिए जो हुई सो हुई बातें। कल जो होगी बातें वो हर एक पार्टी का माजी और हाल हर एक को याद है, और यकीनी तौर पर ये डायनामिक्स अलग होते हैं, इसलिए किसी पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। मैं कहूंगा अपनी पार्टी के लिए कि वो जीत जाएगी, वो कहेंगे अपनी पार्टी के लिए वो जीत जाएंगे, लेकिन ये मसला नहीं होता। ये अभी मैं समझता हूँ वो टाइम ही नहीं है। इस वक्त हुकूमत को असेंबली के अंदर मेजॉरिटी हासिल है, उनके पास एतमाद के वोट है, इस लिहाज से चेंजेस की बात सोचना मैं समझता हूँ खामखा एक अनसेटलिंग सी बात पैदा करने की एक कोशिश है कि जी क्यों है हुकूमत बैठी हुई। मैं समझता हूँ किसी के पास भी नहीं, अलिफ बे से के पास वो जादू चिराग नहीं है कि एक दिन में वो सारे मसले हल कर ले। जो सालों से
महरूमियों के शिकार रहे हो लोग, उनकी महरूमियां खत्म करने के लिए कोई 6 महीने तो क्या 1 साल भी शायद काफी नहीं होगा। खोड़ो साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से खोड़ो साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि वो वापस आए, इंतखाबात हुए, इंतखाबात में नून लीग ने 92-93 सीटें भी जीत ली, लेकिन सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में उनकी प्रेजेंस नजर नहीं आई। तो आइंदा इंतखाबात के हवाले से ये गैलप सर्वे क्या कहता है? आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो सिंध के मेरा ख्याल है उनको 10% वोट दिए हैं उन्होंने इस गैलप पोल के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि रिवायती तौर पर जो मकामी इलाकाई या कॉम्प्रेस जमातें होती हैं उन्हीं का रोल होता है, कोई एक पार्टी कभी भी भारी अक्सरियत पे नहीं आती है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का ग्राफ जो है वो सबसे ऊपर है और दूसरे तीसरे नंबर पे नून मेरा ख्याल है वहां भी आती है। पिछले इंतखाबात में भी ये कहना तो शायद दुरुस्त ना हो कि उनके किसी सूबे में उनके मेरा ख्याल है 2 MNAs अब भी बलूचिस्तान से मौजूद हैं। अब्दुल कादर बलोच साहब हैं और भी एक नासिर याकूब साहब भी हैं गालबन। इसी तरह पख्तूनख्वा से भी उनके हैं जो हजारा की पट्टी से लोग आए हुए हैं। लेकिन ये कहना कोई दलील नहीं है। देखिए ना, 97 में नदीम साहब सिर्फ 17 सीटें रह गई थी पीपल्स पार्टी के पास। ना सिंध में ना बलूचिस्तान में कोई सीट थी, ना पंजाब में कोई सीट थी, ना पख्तूनख्वा में कोई सीट थी, ना कराची में कोई सीट थी। सिर्फ देही सिंध के अंदर कोई 16-17 सीटें थी। तो क्या पीपल्स पार्टी कोई कौमी जमात नहीं रही थी? वो बहरहाल कौमी जमात थी, नशेब व फराज आते रहते हैं और वो आज फिर कौमी जमात है, हुक्मरान भी है। तो ये कोई दलील नहीं है। मैं समझता हूं जो बुनियादी बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि लोग मायूस हैं कारकर्दगी से, इसमें दलीलबाजी की जरूरत नहीं है। नून क्या कहती है या तारिक अजीम साहब क्या कहते हैं या कोई ABC क्या कहता है, इसको छोड़ दें। खोड़ो साहब गली कूचों में निकल जाएं, जरदारी साहब गली कूचों में निकल जाएं और राय लें कि क्या महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, घरों में गैस नहीं है और जब जाते हैं गैस स्टेशनों पे जाते हैं, पेट्रोल स्टेशनों पे जाते हैं तो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखिए, इकॉनमी की सूरत हाल देखिए, 3 अरब रुपए के नोट आप छाप रहे हैं, कर्जे आप $60 अरब से ऊपर ले गए। सो नेम एनीथिंग। इश्यूज तो बेपनाह इश्यूज है। इरफान साहब, मैं एक ब्रीफ सा कमेंट ले लूं बिल्कुल एंड पे आगे तारिक अजीम साहब से भी। तारिक अजीम साहब, मसाइल का तो अंबार है और अभी घरों के अंदर शायद चूल्हा भी ठंडा होगा क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो खबर आ रही है दोबारा से कि गैस की भी बंदिश शुरू हो जाएगी। तो मसाइल का तो अंबार है। कैसे मिड टर्म इंतखाबात से कुछ जादुई छड़ी तो नहीं आएगी कि हल हो जाए? क्या होगा? जी, मैं तो बात कर रहा था कि लोगों की राय की कि क्या चाहते हैं लोग तो यही चाहते हैं कि कोई ना कोई मुतबादल क्या हो, क्योंकि लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि जो भी नया आएगा शायद जो बैठा हुआ है उससे बेहतर होगा। लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हुई हैं, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, निसार खोड़ो साहब भी एग्री करेंगे कि कोई भी आएगा उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इसको हालात को संभालना। सर्टनली पीपल पार्टी जो है एक जो 3-3.5 साल या 3.25 साल में नहीं कर पाए, मेरा नहीं ख्याल 1 साल में इसको टर्न अराउंड कर पाएंगे। दुरुस्त है। तारिक अजीम साहब, निसार खोड़ो साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। सर्वे की जो एक फाइंडिंग है कि लोगों के अंदर मायूसी क्यों है या वो हुकूमत से मायूस क्यों है, तो वो जो वजहें बताई गई उसके लिए शायद सर्वे हम ना भी करते तो हम आपको बता देते कि महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गवर्नेंस के हवाले से करप्शन के ऊपर लोगों ने जो बड़ी वर्स्ट किस्म की ओपिनियन दी है। घरों के अंदर जो आपके 18-18 घंटे बिजली बंद रहेगी, चूल्हा आपका नहीं चलेगा, गैस की लोड शेडिंग है, पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा आज पेट्रोल दस्याब नहीं है, 3 दिन CNG दस्याब नहीं है। तो आपकी राय अच्छी नहीं हो सकती। वो जेन्युइनली लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। वो गैलप सर्वे करवाएं या इंतखाबात करवाएं या हुक्मरानी अच्छी कर दें, लोगों का पर्पज़ एक है कि उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।